हाय एंड वेलकम टू द स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी फॉर डेटा साइंस मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। मैं हूं फहद हुसैन और उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। इस सेशन पे हम सेंटर ऑफ वेरिएशन को जानेंगे, लिहाजा वीडियो फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूँ कि इस सेशन से पहले तक हमने सेंट्रल ऑफ टेंडेंसीज़ को थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली मुकम्मल किया, लिहाजा वो तमाम सेपरेट प्लेलिस्ट के साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप फहद हुसैन CS से सर्च करने के बाद यूट्यूब पर मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे और उस पर क्लिक करने के बाद इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे और सेपरेट डिसिप्लिन के साथ डिफरेंट प्लेलिस्ट यहाँ पर मौजूद है, आप इसे सेपरेटली देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड, कोड, वो तमाम फ्रीली अवेलेबल है मेरे ब्लॉग fahadhusain.cs.blogspot.com पर। जहाँ पर आने के बाद वो चीज़ें फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ की जा सकती है। लिहाजा आप मेरे चैनल पर अगर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और इसी तरह की नई चीज़ें आप बर वक्त आसानी के साथ सीख सकें। साथ ही साथ आप मेरे ब्लॉग fahadhusain.cs.blogspot.com पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं ताकि जब भी यहाँ पर कोई चीज़ें अपलोड की जाए आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो मेजर ऑफ वेरिएशंस क्या हैं, इसको समझने से पहले एज़ यूजुअल प्रीवियस सेशंस पर भी हमने डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ शेप्स को डिस्कस किया था, इसे हमें देखना है ताकि जब हम हाइपोथेसिस के टॉपिक्स तक पहुँचे तो उस वक्त हमें डिस्ट्रीब्यूशंस का और शेप्स का अच्छी तरीके से पता हो ताकि वो बातें भी समझना हमारे लिए आसानी हो जब हम हाइपोथेसिस में डिस्कस कर रहे होंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन या शेप्स क्या है, तो एज़ वी नो कि जब हम स्टैटिस्टिक्स में वेरिएबल्स को या रैंडम वेरिएबल को डिस्कस कर रहे होते हैं तो वो 3 डिफरेंट स्केल्स पे इस्तेमाल हो सकते हैं। या तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल्स हो जिस पे आप कोई चीज़ फाइंड करना चाह रहे हो, या आपके पास 2 वेरिएबल हो x एंड y, या फिर x से y, z एंड सो ऑन, यानी 3 वेरिएबल्स हों। तो जब आपके पास एक वेरिएबल होंगे और इसमें आप किसी भी तरह की डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाह रहे होंगे तो इट्स सेड टू बी अ यूनिवेरिएट, ओके। एंड अगर आप 2 में देखना चाह रहे हो तो बाईवेरिएट आएगा, और जबकि 3 में या 2 से ज़्यादा देखना चाह रहे हो आप तो ये आपका मल्टी वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन कहला रही होगी। तो यूनिवेरिएट से क्या मुराद है, फॉर एग्जांपल आप हिस्टोग्राम की एग्जांपल लें, यानी हिस्टोग्राम में हम किसी एक वेरिएबल के काउंट को देखना चाह रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास x एक वेरिएबल है जो कि हाइट पर बेस करता है, तो कुछ ऐसे कैंडिडेट या फिर नंबर्स हो सकते हैं ह्यूमंस के जिनकी जो हाइट है वो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के दरमियान हो, यानी ये इनकी हाइट मेजर हो रही हो या फिर ये हाइट मेजर हो रही हो। तो यहाँ पर तो हाइट का एक वेरिएबल होगा, जबकि यहाँ पर उनकी फ्रीक्वेंसी या फिर काउंट मेजर की जा रही होगी कि काउंट क्या है। तो इस तरह से हम काउंट को यूँ करके मेजर कर रहे होंगे। तो जब यूनिवेरिएट को बनाने के बाद इस पर एक शेप्स डिस्ट्रीब्यूशन दी जाती है तो वो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन पे किसी भी शेप की हो सकती है। वो पॉजिटिव स्क्यूड हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, सिमेट्रिकल हो सकती है, कस्टम हो सकती है, किसी भी तरह की हो सकती है। तो उन्हीं डिस्ट्रीब्यूशन में ये 3 इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है जो यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट या मल्टीवेरिएट के फॉर्म पर हो सकती हैं। तो इस वक्त अगर मैं पॉजिटिव स्क्यूड की बात करूँ तो पॉजिटिव स्क्यूड ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें जो हम्प एरिया है, यानी जो टॉप वाला एरिया है जिसको हम्प से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसमें तीनों चीज़ें यानी मॉड, मीडियन यानी सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी 3 डिफरेंट पोजीशन पे होती है, जबकि इसकी टेल जो है वो राइट हैंड साइड पर होती है। अगर नेगेटिव स्क्यूड की बात की जाए तो इसमें हमारे पास टेल लेफ्ट साइड पे मौजूद है, जबकि हम जो है हमारा राइट हैंड पर मौजूद होता है, और तीनों चीज़ें यानी मीन, मॉड, मीडियन अलग अलग पोजीशन पर होंगी। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, और ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली डिस्ट्रीब्यूशन है स्टैट्स के अंदर, और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को सेपरेटली डिस्कस भी करेंगे, सेंट्रल लिमिट थ्योरम भी देखेंगे, तो बहुत अच्छे तरीके से वो बातें समझ में आएंगी। लेकिन इस वक्त मैं डिस्ट्रीब्यूशन का ये टॉपिक रफली यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ ताकि मेजर ऑफ वेरिएशंस में हमें कॉन्सेप्ट समझ में आए कि हम वेरिएशन पढ़ क्यों रहे हैं और उससे हमें पता क्या चलने वाली चीज़ें हैं। तो सिमेट्रिकल शेप का मतलब ये है कि एक ऐसी शेप जिसको सेंटर से अगर डिवाइड की जाए तो 2 इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाए, यानी 50% मैं कह सकता हूँ इस तरफ डेटा आ गया और 50% डेटा इस तरफ आ गया। इनके दोनों टेल होती हैं, जबकि इसमें मीन, मॉड, मीडियन तीनों चीज़ें सेंटर पर आ रही होती हैं। तो इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन को हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे होते हैं। मेजर ऑफ वेरिएशंस के अंदर हम मालूम क्या करना चाह रहे होते हैं, हम यही चीज़ मालूम करना चाह रहे होते हैं कि हर एक इंडिविजुअल डेटा अपने मीन से कितने दूर है। ठीक है, वो पॉजिटिव वे पे भी दूर हो सकता है और नेगेटिव से भी दूर हो सकता है, क्योंकि अभी हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे देखा कि सेंटर से डिवाइड है तो दोनों हिस्सों में 50-50% डेटा मौजूद है। तो ये डेटा सेंटर से कितना दूर है, ये कितना दूर है, ये कितना दूर है, इस चीज़ की स्टडी को हम मेजर ऑफ वेरिएशन कह रहे होते हैं। लेट्स सी, आप डेफिनेशन समझते हैं कि मेजर ऑफ वेरिएशन एक्चुअली क्या है। A measure of variability is a summary statistics that represent the amount of the dispersion in a data set। यानी हम अपने डेटा सेट की डिस्पर्जन को देखना चाह रहे हैं कि वो किस तरह से डिस्पर्ज है, फैला हुआ है। While a measure of central tendency describe the typical center value,
ठीक है, जबकि सेंटर ऑफ टेंडेंसी के अंदर प्रीवियस वीडियोस तक हमने जो देखा था वो ट्रिपिकल सेंट्रल वैल्यू देखी थी। मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी डिफाइन हाउ फार अवे द डेटा पॉइंट ट्रेंड टू फॉल फ्रॉम द सेंटर, यानी आपका इंडिविजुअल डेटा पॉइंट अपने सेंटर से किस तरह से दूर मौजूद है या कितने डिफरेंस पे मौजूद है, इसी चीज़ की स्टडी को मेजर ऑफ वेरिएशन कहा जाता है। मेजर ऑफ वेरिएशन मालूम करने के 4 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला हमारे पास वेरिएंस है, सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इस सेशन पे हम थ्योरेटिकली इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट सेशन पे हम एक्सेल और आर के साथ इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट भी करके देखेंगे। अब हम समझते हैं कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन एंड रेंज क्या चीज़ है। देखिए, वेरिएंस की डेफिनेशन कहती है कि डिफाइन एज मेजर द डिस्पर्जन ऑफ द डेटा सेट ऑफ द सेट ऑफ द डेटा पॉइंट अराउंड देयर मीन, यानी कोई भी डेटा इंडिविजुअली अपने मीन से किस तरह से डिस्पर्ज हुआ हुआ है, फैला हुआ है, ये चीज़ आपको वेरिएंस बताएगी। जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन भी वही चीज़ बताएगी, लेकिन जो वैल्यू वेरिएंस की होगी उस वैल्यू का स्क्वायर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्म पर आपको बता रहा होगा। मीन्स डिफाइन एज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग हाउ फार फ्रॉम द एवरेज ईच स्कोर इज, यानी वो अपने सेंटर से या नंबर से कितना दूर है एवरेज स्कोर पर। इट इज़ द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ द वेरिएबिलिटी फॉर अ सिंगल डेटा सेट, यानी ये सिंगल डेटा सेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेजर टूल है जिसके ज़रिए से हम वेरिएशंस डेटा सेट की मालूम कर सकते हैं। यहाँ सिंगल डेटा सेट से मुराद यूनिवेरिएट है, जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड पर भी डिस्कस किया। फॉर्मूला देखते हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ अ वेरिएंस। वेरिएंस फॉर द पॉपुलेशन को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि वेरिएंस ऑफ सैम्पल को हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो क्या फॉर्मूला है? सिग्मा इक्वल टू स्क्वायर रूट समेशन ऑफ द ऑल वैल्यूज इंडिविजुअल वैल्यू माइनस मीन ऑफ द पॉपुलेशन का स्क्वायर। यानी फॉर एग्जांपल आपके एक कॉलम में 10 वैल्यूज मौजूद थी, तो हर एक इंडिविजुअल वैल्यू को आप उसके मीन से माइनस कर रहे होंगे और उसका स्क्वायर लेकर सेकंड वैल्यू के साथ फिर ऐड करेंगे। इसी तरह से तमाम वैल्यूज की एडिशन होगी, जो कोई भी वैल्यूज आ सकती हैं, और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट यानी n से आप उसको डिवाइड करेंगे। जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी योर वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन। जबकि अगर आप पॉपुलेशन के बजाय सैंपल का वेरिएंस निकालना चाह रहे होंगे तो सेम फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल होगा, बस फ़र्क यहाँ पर ये होगा कि n की जगह n-1 इस्तेमाल किया जाएगा। स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला सेम वही वेरिएंस का फार्मूला है, लेकिन आप फ़र्क देखें तो यहाँ पर स्क्वायर रूट मौजूद है, यहाँ पर स्क्वायर रूट मौजूद नहीं है। स्क्वायर रूट को कैसे ख़त्म किया गया है? दोनों तरफ हमने स्क्वायर ले लिया। हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट को हम स्क्वायर से कैंसिल कर सकते हैं। यही वजह है कि स्टैंडर्ड डिविएशन के पॉपुलेशन का फार्मूला हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू समेशन ऑफ वैल्यू ऑल वैल्यूज x माइनस पॉपुलेशन का मीन का स्क्वायर डिवाइड बाय n। और इसी को अगर हम सैंपल के लिए मालूम करना चाह रहे हैं तो सैंपल के लिए ये फार्मूला s स्क्वायर सेम फार्मूला, जबकि n की जगह n-1 आ जाएगा। अब हमें ये समझना है, और ये इंटरव्यू में पूछे जाने सवालात में से एक है कि n की वैल्यू n-1 से रिप्लेस क्यों होती है। इसकी वजह यह है कि n-1 को यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कहा जाता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का टेक्निकली फार्मूला या टेक्निकली डेफिनेशन ये हो सकती है द अमाउंट ऑफ द वैल्यू इन अ सिस्टम फ्री टू वेरी, यानी सिस्टम के अंदर वो एक वैल्यू जो आप अपने वेरिएशन के साथ या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वहाँ पर लिख सकें या वैल्यू वहाँ पर पुट कर सकें, जिसकी बेस पर वही आंसर आए जो आपके राइट हैंड साइड पर मौजूद है। कैसे? देखिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन मौजूद है 5 + 7 और यहाँ पर स्पेस है, फिर इक्वल साइन के बाद यहाँ पर 0 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो दो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यूज़ ऑलरेडी मौजूद है 5 + 7, लेकिन यहाँ पर हमें एक तीसरी वैल्यू विद ऑपरेटर लिखना है जिसके बेस पर हम उस आंसर तक पहुँच जाएं जो कि राइट हैंड साइड पे मौजूद है। तो 5 + 7 = 12, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ -12 और इस बेस पर हमारा आंसर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ इस वक्त मैंने लिखी है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और इस डिग्री ऑफ फ्रीडम को अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम हर दफ़ा चेंज कर रहे होंगे। इसी डिग्री ऑफ फ्रीडम को यहाँ पर n-1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। यही वजह है कि जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है या वेरिएंस है वो अपने सैम्पल से हमेशा अलग होता है, लेकिन जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी वो अपने पॉपुलेशन के करीब पहुँचता जाएगा। एंड द सेकंड लास्ट वन इज़ द रेंज। रेंज भी वेरिएशन मालूम करने का एक तरीका है जिसमें आप मैक्सिमम वैल्यू को मिनिमम से माइनस कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉलम मौजूद है, उसमें मैक्सिमम वैल्यू 50 है और मिनिमम वैल्यू 1 है, तो इस बेस पर हमारी जो रेंज की वैल्यू आ जाएगी वो 49 आ जाएगी। एंड द लास्ट वन इज़ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी एक वेरिएशन मालूम करने का तरीका है। इसकी डेफिनेशन समझते हैं, फिर हम इसके फार्मूले को देखेंगे कि ये पॉपुलेशन एंड सैम्पल का फार्मूला हमें क्या बता रहा है। देखिए, एक कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मेजर्स डेटा पॉइंट डिस्पर्जन अराउंड अ मीन,
यानी ये अपने मीन के दरमियान डिस्पर्जन को बता रहा होता है डेटा की। लेकिन इस वक्त कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अपने एक सैम्पल या एक डेटा की नहीं बताएगा, लेकिन यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का हम इस्तेमाल ही उस वक्त करते हैं जब हमारे पास एक से ज़्यादा कॉलम मौजूद हो और उन दोनों के दरमियान हम वेरिएशन देखना चाह रहे हो। क्योंकि अभी तक आप देखें कि जब आप वेरिएंस या स्टैंडर्ड डिविएशन देखते हैं तो उस वक्त आप देखते हैं जब आपके पास एक कॉलम हो, यानी आपके पास एक कॉलम मौजूद है, उसकी मीन वैल्यू ये है, तो इस मीन वैल्यू से ये सिंगल डेटा पॉइंट कितना दूर है, ये डेटा पॉइंट कितना दूर है, ये डेटा पॉइंट कितना दूर है, या फिर ये डेटा पॉइंट कितना दूर है। तो ये इस वक्त आपके फर्स्ट कॉलम से ही इसका ताल्लुक है, इसके अलावा दूसरे कॉलम से इसका कोई रिलेशन नहीं है। यानी अगर दूसरा कॉलम एक और होता और उसमें इस तरह की दो वैल्यूज सिर्फ मौजूद हैं, तो ये इतना दूर है और ये इतना दूर है, तो इन दोनों के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं हो पा रहा है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम उस वक्त मालूम करते हैं जब दो अलग अलग कॉलम्स के दरमियान हम वेरिएशन को देखना चाहें इन टर्म ऑफ द परसेंटेज, ताकि हमें पता चले कि पहले कॉलम में वेरिएशन की वैल्यूज़ इन द फॉर्म ऑफ द परसेंटेज क्या है और सेकंड में वेरिएशन की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ द परसेंटेज क्या है, ताकि हम अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट कॉलम को प्रेफर कर सकें जो भी मॉडलिंग करने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। फर्दर, representing the standard deviation to the mean makes CV, which means coefficient of the variation, a valuable resource in comparing variation from one data series to another। यही मैंने बताया कि इसके ज़रिए से हम एक डेटा सीरीज़ के दरमियान से दूसरे सीरीज़ के दरमियान कंपैरिजन देख रहे होते हैं। इट शो हाउ मच डेटा वेरीज इन अ सैम्पल इन कंपैरिजन टू द मीन ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, यानी हम अपने मीन ऑफ द पॉपुलेशन में कंपेयर करके देख रहे होते हैं। व्हेन यू इवैल्यूएट द CV, you can represent the value with the percentage, where a lower percentage can indicate the lower CV and the high percentage can mean a higher CV। यानी जिस तरह से परसेंटेज की वैल्यू आएगी तो जब लोअर होगी तो उसका मतलब है वेरिएशन उसमें कम है, जब परसेंटेज की वैल्यू ज़्यादा आ रही होगी आंसर में तो वेरिएशन उसमें ज़्यादा है। इन फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस वेयर volatility and the risk can influence potential return, a lower CV means a lower risk of the return ratio, indicating a better trade-off between the potential return and the inherent risk of the particular investment instrument। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जिस मकसद के लिए भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल की बात की गई, एनालिसिस इन्वेस्टमेंट के हवाले से या फिर रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से जो भी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें हम देख रहे होते हैं कि कौन सा कॉलम ऐसा है स्टैटिस्टिकली जिसमें वेरिएशन ज़्यादा है या जिसमें वेरिएशन कम है। तो एट लास्ट इन अ समरी हमें ये बात समझ में आ गई कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का इस्तेमाल उस वक्त किया जाना होता है जब हम एक से ज़्यादा कॉलम्स में आपस में वेरिएशंस देखना चाह रहे हों कि इनके दरमियान मीन की वैल्यूज़ में कितना वेरिएशन है और दूसरे कॉलम के अंदर मीन के दरमियान वैल्यूज़ में क्या वेरिएशन है इन अ फॉर्म ऑफ द परसेंटेज, ताकि हम प्रेफर कर सकें कि हम किसे यूज़ करना चाह रहे हैं। फार्मूला क्या हो सकता है? सैम्पल के लिए फार्मूला ये होगा कि जो भी आपके पास वेरिएंस है आपके उस कॉलम का जिसके लिए आप मालूम कर रहे हैं, उसको आप डिवाइड करेंगे मीन से, उस जो भी आपके पास डेटा सेट मौजूद था, और उसके बाद उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ताकि आपकी वैल्यू जो भी आए वो परसेंटेज में आए। जबकि यही वैल्यू आपके पास पॉपुलेशन में इस तरह से हो जाएगी कि आपके पास सिग्मा होगा पॉपुलेशन का, और पॉपुलेशन का ही आपके पास मीन होगा और आप उसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो भी वैल्यूज़ यहाँ पर आएगी वो 100% पे आएगी। इस चीज़ को हम यहाँ पर रफ़ आइडिया पे भी देख लेते हैं कि प्रैक्टिकली इसे कैसे किया जाएगा। ऑल्दो हम नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो वहाँ पर मैं एक्सेल और आर्ट दोनों में ये चीज़ें करके दिखाऊंगा। यहाँ पर ये काम कैसे हो रहा है देखें। सबसे पहले हमारे पास एक डेटा सेट है, यहाँ पर सैम्पल कह लें या पॉपुलेशन कह लें इसे, और ये हमारे पास सेकंड है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान हम वेरिएशन देखना चाहते हैं। तो ये हमारे पास डेटा सेट है, इस वक्त 7 नंबर्स इसमें मौजूद हैं, 3, 5, 6, 4, 3, 5 एंड 4। इसका सम आ रहा है 30। ठीक है, और सम 30 के बराबर है। तो सबसे पहले मैंने टोटल नंबर ऑफ़ n लिखा यहाँ पर 7, मैंने इसका मीन निकाला। मीन निकालने के बाद मैंने जब इसका स्टैंडर्ड डिवीएशन निकाला, ठीक है, स्टैंडर्ड डिवीएशन कैसे निकल रहा है सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट सेशन पे बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको कोफिशिएंट समझाना चाह रहा हूँ वेरिएशन क्या है। तो स्टैंडर्ड डिवीएशन की अप्रॉक्स वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला भी हमने देखा था कि जो भी हमारे पास सिग्मा की वैल्यू है उसको हम उसके मीन से डिवाइड करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो जो भी हमारे पास वेरिएंस या स्टैंडर्ड डिवीएशन की वैल्यू आई वो मैंने यहाँ पे लिखा, जो मीन की वैल्यू थी मैंने वो लिखा, और उसके बाद उसको 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसकी वैल्यू आ गई 23.54। इसका मतलब ये है कि अगर मैं राउंड कर लूँ 24% इसमें वेरिएशन मौजूद है इस पूरे डेटा सेट में मीन के दरमियान से, यानी मीन से जो वैल्यूज़ की वेरिएशन है वो 23.54 है। अब सेकंड में देखते हैं। सेकंड में भी हमारे पास 7 क्वांटिटी है, मीन निकाला इसका तो 4.29। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ देख रहे हैं आप कि दो डेटा सेट के दरमियान जब आपने मीन निकाला है
दो अलग अलग कॉलम के दरमियान, तो दोनों का सेंट्रल पॉइंट सेम आ रहा है। यही वजह है कि हम जब सेंट्रल पॉइंट से हमें अपने डेटा की मॉडलिंग का पता नहीं चल रहा होता तो हम वेरिएशन की तरफ जाते हैं, और वेरिएशंस में जाने के बाद भी अगर वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन से हमें चीज़ें पता नहीं चलती तो हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पे जाके देखते हैं ताकि हमें वेरिएशंस का और बेहतर तरीके से अंदाज़ा हो सके। सेम स्ट्रैटेजी हमने अपनाई, स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ पर वेरिएंस मालूम किया और उसके बाद इस फार्मूले को हमने यहाँ पर पुट किया। तो देख रहे हैं आप 2.81 इसका वेरिएंस था, वो मैंने यहाँ पे लिखा, इसको डिवाइड किया और उसके बाद जो इसकी वैल्यू आई वो 65.50 आई। इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त कॉलम नंबर यानी डेटा सेट नंबर 2 के अंदर 65.50 वेरिएशन मौजूद है, जो कि सैम्पल 1 से या पहले डेटा या कॉलम से ज़्यादा है। तो इस बेस पर आप अपने मॉडलिंग के लिए प्रेफर कर सकते हैं कि किस मॉडल को प्रेफर किया जाएगा फर्दर वर्क के लिए। तो होपफुली आपको ये थ्योरेटिकल पार्ट क्लियर होगा जिसमें हमने जाना कि एक्चुअली वेरिएशंस क्या चीज़ है। वेरिएशंस पे हमने डिस्कस किया कि डिस्ट्रीब्यूशंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और सेंट्रल पॉइंट पर हम ये देखना चाहते हैं कि हम अपना इंडिविजुअल वैल्यू हमारे मीन से या सेंट्रल पॉइंट से कितनी दूर है। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या फ़र्क है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या चीज़ है, रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है, और किस वक्त हम इसे प्रेफर करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन आप ज़रूर देखें, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में मैं इन्हीं सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली आर में और एक्सेल में दोनों में करके दिखाऊंगा ताकि बेहतर तरीके से ये बात आपको समझ में आए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस पे आप बेहतर तरीके से चीज़ों को मज़ीद समझ सकें जो कि टेक्नोलॉजी या फिर स्टैट से रिलेटेड है। थैंक यू, सी यू देयर।